तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा। अब हम बात करें यहां पर फार्माकोग्नोसी के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये हमारी होने वाली है निचोड़ वीडियो। बाकी की सारी बातें आपको बताइए, डायरेक्टली हम जो है क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे वही क्वेश्चन है, फार्माकोग्नोसी को डिफाइन आपको कमेंट करके अभी लिखना है, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो फटाफट जाओ और पहले कमेंट करके लिखो व्हाट इज फार्माकोग्नोसी। और वीडियो बहुत ज्यादा लेट है तो फटाफट पहले इसको अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो और उनको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। और चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी क्या होती है। तो देखो, फार्माकोग्नोसी जो हमारा सिंपल सा वर्ड था ना, वो हमारा सिंपली ड्राइव किया गया था कि इसमें हम बात करते हैं क्रूड ड्रग के बारे में। अब क्रूड ड्रग एक्चुअल में क्या होता है, तो ये हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो हमें नेचुरल ओरिजिन के द्वारा मिलते हैं। नेचुरल ओरिजिन का मतलब क्या है कि हम यहाँ को बना नहीं रहे हैं, हमारे जो नेचुरल सोर्स होते हैं। अब नेचुरल सोर्स जैसे हमारा प्लांट सोर्स हो गया, हमारे एनिमल सोर्स हो गए, या हमारे मिनरल सोर्स हो गए, या हमारे मैरिन सोर्स वगैरह भी कई बार होते हैं, जैसे ओशियन समुद्र वगैरह से मिलते हैं। ये हमने यूनिट 5th में ही अभी अभी पढ़ा था। तो जितने भी हमारे ऐसे सोर्स है जो नेचुरल होते हैं, इसमें हमें कोई मेहनत वगैरह वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। तो इन नेचुरल सोर्स के द्वारा जो भी हमको ड्रग मिलते हैं उनको हम क्रूड ड्रग बोल देते हैं। और इन्हीं क्रूड ड्रग की जो स्टडी वगैरह हम करते हैं वही हम करते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर। तो सिंपल देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी हमारा फार्माकॉन और गिग्नोसी वर्ड से निकलता है। इसमें हमारा ड्रग है, इसका मतलब होता है नॉलेज। और बेसिकली सिंपल देखा जाए तो हम यहाँ ड्रग्स की नॉलेज लेते हैं। और ड्रग्स हमारे कौन से होंगे, तो बस ड्रग्स हमारे होते हैं यहाँ पे क्रूड ड्रग। और क्रूड ड्रग वो ड्रग्स है जो हमें नेचर ओरिजिन के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब एग्जाम्पल आपको लिख के आना पड़ेगा, तो लिख के आता है जैसे तुलसी है, तो तुलसी का पौधा आपके सबके घर पे लगा होता है, नहीं लगा लगा लो भाई, बहुत शुभ होता है। तो उसकी जो पत्तियां होती है ना, लीव्स होती हैं, वो हमारे कफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। किसी को खांसी वगैरह है उसको, या जब सर्दियां भी आएंगी ना, तो चाय में तुलसी की 1-2 पत्तियां डाल दो और उससे चाय का स्वाद बढ़िया हो जाता है। और मतलब वो मतलब बहुत अच्छा काम करेगी खांसी वगैरह के लिए, बहुत अच्छी एंटी सप्रेसेंट की तरह भी काम करेगी। तो ये हमारी होगी फार्माकोग्नोसी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एन्यूमरेट एनिमल सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग। तो इससे पहले हम पहले बात करते हैं कि हमारे टोटल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो ये जो हमारे क्रूड ड्रग है ना, तो मैंने आपको अभी बताए थे यहाँ पे 2-3, टोटल हमारे लगभग 5 सोर्स होते हैं। पहला हमारा आता है प्लांट सोर्स। तो इसमें बेसिकली जो भी हमारे क्रूड ड्रग है वो हमको प्लांट से मिलते हैं। अब एग्जांपल जैसे तंबाकू है, तो तंबाकू हमारे जो मतलब तंबाकू की जो पत्तियां होती है ना, उनसे हमें निकोटिन मिलता है। और ये आपको अगर याद हो, तंबाकू में और सिगरेट वगैरह में पाया जाता है। देन हमारा सेकंड आता है एनिमल सोर्स। तो एनिमल सोर्स वो है जो हमें एनिमल्स के द्वारा मिलते हैं। अब जैसे बहुत सारे वैक्सीन्स हमारी ऐसी हैं जो एनिमल्स के मतलब ब्लड वगैरह से बनाई जाती हैं, बहुत सारी हैं ऐसी। तो इसीलिए हमारा एनिमल सोर्स हो गया। थर्ड हमारे जैसे मैरिन सोर्स हो गया। तो मैरिन सोर्स में एक हमारे एग्जांपल जैसे सीवीड्स है, तो इससे हमें आयोडीन मिलती है। इसके अलावा और देखे जाएं तो जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, तो ये हमारी एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी और कार्डियोवास्कुलर दोनों में हेल्प करती है। और वो हमारी कैसे, फिश ऑयल से निकलती है। जो मछलियां होती है ना, उनके तेल से हमारी ओमेगा 3 फैटी ऑयल से दवाई बनाई जाती है। और फिश हमारी क्या, मैरिन सोर्स के अंदर आ जाती है। फिर हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। तो ये सिंपली आपको पता होगा कि हम ये अलग से कल्चर क्रिएट करते हैं, होता हमारा नेचुरली है, लेकिन उसी नेचुरल से हम यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। जैसे एल्कलॉइड्स वगैरह हो गया। और लास्ट में हमारा आता है मिनरल सोर्स। तो जैसे हमारे कुछ पत्थर साल्ट्स वगैरह हो गए, तो उनसे हम जो अपनी दवाई को प्रिपेयर करते हैं। तो गोल्ड स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे सारे सोर्सेज हो गए। अब इसमें से हमारा आया एनिमल सोर्स के ऊपर। तो मैनी पार्ट्स ऑफ एनिमल आर अ गुड सोर्स ऑफ ड्रग, यानी कि बहुत से ऐसे इनमें गुड है। और कुछ टिश्यू या सेल्स होते हैं ना, उनका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब जैसे मान लो कोई भी एनिमल है, तो एनिमल्स के अंदर सब में नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स में हमारे जो पेनक्रियास प्रेजेंट होता है ना, तो पेनक्रियास से हम क्या करते हैं, इंसुलिन को बाहर निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं। और उसकी मदद से कई केस में पेनक्रियास का सेल कल्चर बना लेते हैं, उससे हम इंसुलिन क्रिएट करते हैं। देन वो इंसुलिन हमारी क्या है, उन पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज होती है। और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में क्या डिफरेंस होता है भाई, पता है तो कमेंट करके बताओ। तो जो टाइप 1 वाले मतलब डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, उनमें इस इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है उनको ट्रीट करने के लिए। तो बेसिकली ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो देखो, ये जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज ना, इसको सिंपल समझो। ऑर्गेनाइज्ड हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो बेसिकली डायरेक्ट, यानी कि कोई भी मान लो प्लांट है, तो प्लांट का कोई डायरेक्टली पार्ट होगा ना, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग। अब जैसे सिंपल मान लो किसी भी प्लांट की हमने लीव्स ले ली, जैसे मान लो तुलसी है, तो तुलसी की हम डायरेक्टली पत्तियां ले लेते हैं। फिर हमारे फ्लावर या रूट्स हैं, तो अगर हम डायरेक्टली उसका यूज कर रहे हैं तो वो हमारे ऑर्गेनाइज्ड हो गए। और ये बेसिकली क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे मान लो फ्लावर है, तो एक हमारा क्लोव है जो लॉन्ग होती है, तो लॉन्ग हमारी इस तरह की होती है, पूरी आपको दिख रही होगा। और इसमें ये पूरा, तो एक तरह से ये हमारा पूरा फूल ही टाइप होता है उसका। तो इसको हम पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग को डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है सब्जी वगैरह में और डायरेक्टली यूज करते हैं। फिर लीव्स हमारी होगी तो तुलसी सेना, इसका डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड है ना, ये एक्चुअल में क्या है कि ये हमारे पूरे प्लांट का पार्ट नहीं होते, लेकिन प्लांट के अंदर से ही ड्राइव्ड किए जाते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास ये पूरा प्लांट है, ये पूरा अच्छा खासा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट है, ये डायरेक्टली क्या है,
उसकी लीव हो गई, उसका फूल हो गया, तो पार्ट हो गया, लेकिन ये पार्ट नहीं है, लेकिन ये उसी प्लांट में से निकाले जाते हैं। अब ये बेसिकली हम ऑर्गेनोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से पहचानेंगे। अब इसके एग्जाम्पल जैसे हमारा ड्राइड लेटेक्स आता है, तो लेटेक्स क्या होता है, अगर किसी ने पूरब झागी न्यू वाली वीडियो देखी होगी तो आपने मतलब वो वाली मैन वर्सेस वाइल्ड वाली, तो वो दिखाता है ये वाला। तो लेटेक्स क्या होता है, जैसे जो तना होता है ना हमारा पेड़ का, तो पेड़ का जो तना होता है ना, वहां पे जैसे अगर कहीं पे थोड़ा सा भी कटवट लग जाता है कुछ, तो वहां से एक वाइट वाइट कलर का पूरा निकलने लगता है, तो उसी को यहाँ पे ड्राइड लेटेक्स बोल देते हैं। अब इसी ड्राइड लेटेक्स की वजह से हमें ओपियम और पोपेन देखने को मिलता है, ये एक एंजाइम है पेड़ का, और ये ओपियम तो आपको बताइए। उसके बाद हमारा ड्राइड जूस आता है, तो जैसे एलोवेरा जूस है, तो वो भी हमारा क्या है, जैसे मान लो पूरे हमारे एलोवेरा की ये पत्तियां होती हैं, अब जूस अपने आप थोड़ी निकला, लेकिन कहीं भी कटवट लगा दोगे तो वहां से पूरा जूस बहना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर भरा होता है। तो ये वो है कि एक्चुअल में पार्ट नहीं है, प्लांट का मेन पार्ट नहीं है, लेकिन उसी के अंदर से हमको देखने को मिलता है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्या है, डायरेक्टली प्लांट का पार्ट है, और अनऑर्गेनिक क्या है कि जो प्लांट के अंदर से हमको मिलता है। वीडियो स्लो चल थोड़ा बहुत लग रही होगी तो भाई 2x पर ही देख ही रहे होगे आप, ये तो हमको भी बताया। तो कौन कौन 2x पे देख रहा है भाई, अटेंडेंस लगा दो नीचे वाली कमेंट करके। अब हम बात करते हैं डिफाइन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो ये बेसिकली हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है ना, वो मैं सारी आपको बता देता हूँ, देन हम एक एक करके बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारी क्लासिफिकेशन है, आगे यहाँ पे कहाँ चली गई, कितना आगे है, तो ये टोटल हमारी 7 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। और ये जो है ना क्लासिफिकेशन, ये डिटेल्स में आप देख लेना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आती है। तो पहली हमारी आती है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कि जो भी हमारे क्रूड ड्रग हैं उनको अल्फाबेटिकल लेटर्स वाइज हम क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे अगेसिया हो गया, अगार हो गया, फिर बेंजोइन, फिर सोंचो ना, इस तरह बढ़ते जाएंगे, ए वाले, बी वाले, सी वाले सारे। टेक्सोनॉमिकल होती है ना, तो इसको यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया, आगे बढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल किया है, इसको आगे बढ़ेंगे। फार्माकोलॉजिकल क्या होता है कि जो हमारे क्रूड ड्रग है उनको हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, थेरापेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई कर देते हैं। अब जैसे सिंपल सा देखा जाए, मान लो कोई एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं, तो ये हमारे फीवर को ठीक करेंगे, फिर कुछ एनाल्जेसिक रख ली, वो हमारे इसको ठीक करेंगे। एंटी मलेरियल रख ली, उसमें सिंचोनाबार क्विनिडोल आता है, तो उसमें आ गया। फिर हमारे केमिकल क्या है कि उसके केमिकल नेचर के बेस पे जो भी उसका है, कीमोटेक्सोनॉमिकल, इसमें दोनों प्रॉपर्टी ली जाएंगी, केमिकल भी और टेक्सोनॉमिकल भी। और सीरोटॉनिकल क्या है कि सीरम वगैरह के बेस पे करते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग में जाके आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब हम इसमें डिटेल्स में बात करते हैं। डिफाइन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो है कि हम किसी भी ड्रग को उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे मतलब डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करेंगे, और इसमें बेसिकली उस ड्रग के शेप, साइज, पार्ट्स इन बेस पे करते हैं। तो जैसे हमारा सेलुलर और यूनिसेलुलर आ गए, तो किसके अंदर एक सेल होते हैं, जिसके अंदर 2 सेल होते हैं। तो ये बेसिकली यूनिसेलुलर में बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइज वाले आते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली हमारे प्लांट्स का पार्ट होता है। लेकिन यूनिसेलुलर एक्चुअल में क्या है कि ये वो होगा जिसमें क्या है, जो प्लांट का पार्ट है ना, उसमें से ड्राइव किए जा रहे हैं। जैसे मान लो हमारा स्टेम था, तो जो हमने ऊपर देखा था, तो स्टेम है ना हमारा, तो वो एक प्लांट का पार्ट है। अब स्टेम के अंदर से ये हमारा निकल रहा है जो ड्राइड लेटेक्स होता है। तो इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइज्ड है, यूनिसेलुलर अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज जो प्लांट का डायरेक्टली पार्ट होते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड जो प्लांट के पार्ट में से निकले जाते हैं। इसका एग्जांपल लीव्स में बसा का हो गया, तुलसी हो गया, फ्रूट में फनेल हो गया, और कोरिएंडर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे यूनिसेलुलर में देखा जाए तो सिंपली हमारा ड्राई लेटेक्स में ओपियम हो गया, और गम्स में अकेसिया हो गया हमारा। अगर अकेसिया नहीं पता हो तो आप लोगों ने कभी तने में से गोंद निकलती हुई देखी है, तो उसी गोंद को हम यहाँ पे अकेसिया बोल देते हैं। हमारा आता है व्हाट इज ड्रग एडल्ट्रेशन क्या होता है, और डिस्कस करो एग्जांपल के साथ में। तो जो एडल्ट्रेशन वर्ड है वो हमारा एक लैटिन वर्ड था, डिवेस, उससे निकल के आया था, जिसका मतलब था कि भाई कुछ ना कुछ जो क्वालिटी है उसमें गड़बड़ हो गई है। तो सिंपली हमारा क्या होता है कि द मिक्सिंग और सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्सली या होल विद अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेज एंड द सब्सटेंसेज इन्फीरियर, डिफेक्टिव, यूजलेस, सम टाइम हार्मफुल एंड फ्री फ्रॉम थेरेपेटिक प्रॉपर्टी। यानी कि सिंपली मान लो कि ये हमारा एक ओरिजिनल क्रूड ड्रग था। अब क्या हो गया, इसका या तो इतना पार्ट या पूरा का पूरा ड्रग क्या हो गया, हमारा कोई मान लो नकली सा ड्रग था जो खराब भी हो सकता है। अब ये जो इन्फीरियर हो, यानी कि नीचे का हो, डिफेक्ट हो, इसमें कुछ यूजलेस हो, बेकार हो, कोई रिस्पॉन्स ना हो, और कभी कभी ये हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया कि कुछ भी हैंडलिंग या किसी के टाइम पे क्या होगा कि ये ड्रग हमारा इसमें मिक्स होता चला गया, और इसने क्या किया, इसमें पूरा मिल गया। अब या तो इतने एरिया को बाहर निकाल के खुद लग गया, या इसमें मिक्स हो गया, कुछ भी हमारा हो सकता है। अगर इसको हटा के खुद लग गया तो सब्स्टिट्यूट है, अगर इसमें मिक्स हो गया तो मिक्सिंग हो गया। तो इस तरह ये हमारी प्रोसेस कहलाती है एडल्ट्रेशन की। कुछ भी हमारा अनवांटेड जो हमें इस ड्रग में नहीं चाहिए वो यहाँ जाके लग जा रहा है, वो अनवांटेड या तो उसके इन्फीरियर हो, डिफेक्टिव हो, यूजलेस हो, या बिना थेरेपेटिक यूज का हो, वो यहाँ जाके लग जाता है। इसी पूरी प्रोसेस को हम एडल्ट्रेशन बोलते हैं, और जो यहाँ पे लगता है उसको हम एडल्ट्रेट बोलते हैं। तो कभी ऐसा नहीं, जैसे कई बार होता है, देखो एडल्ट्रेशन आते हैं, लेकिन कई बार पूछ लिया कि व्हाट इज ड्रग एडल्ट्रेट, तो ये नहीं आता ही नहीं है, तो लिख देना कि एडल्ट्रेट एक्चुअल में वो सब्सटेंस था जो हमारी एडल्ट्रेशन को कर रहा था। यानी कि ये वही सब्सटेंस है जो हमारा इन्फीरियर है, डिफेक्टिव है, यूजलेस है, और हार्मफुल भी कई बार हो सकता है, और यही वो है जो हमारे ओरिजिनल को खराब कर रहा है, ठीक है। पार्शियली या होल तरीके से उसको सब्सटीट्यूट या फिर मिक्स हो रहा है। सिंपल सा फंडा, इस तरह बना के आ जाना। अब हम बात करने वाली टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो हमने अभी अल्फा मतलब अल्फाबेट सारी देख ली थी। टेक्सोनोमिकल क्या होती है कि इसमें जो हमारे ड्रग्स हैं उनको
अरेंज किया जाता है। कोई भी ड्रग है ना तो उसके किंगडम के बेस पे, यानी कि कहाँ से आया, कैसा राज हो गया, उसकी जाति वगैरह, उसका ऑर्डर कैसे क्या है, उसकी फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे हमने एक ले लिया एंजियोस्पर्म, तो ये इसकी मतलब फाइलम होगी, मतलब पूरी इसकी वो होगी, और फैमिली इसकी लिलिसिसिया होती है। ड्रग्स इसमें जैसे कॉल्सिसिन आ गया या फिर डायस हो गया। तो इस बेस पर जब करते हैं तो हमारा टेक्सोनॉमिकल हो जाता है, इसको थोड़ा सा देख लेना। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स या लाइकोपोडियम स्पोर और स्टोमेटल नंबर, ये सब क्या होते हैं। तो इसके लिए सिंपली मैं आपको पहले क्या दिखा देता हूँ कि मान लो मैं आपके लिए रफ लॉन्ग ले रहा हूँ। तो मान लो यहाँ थोड़ा देखो कि ये हमारी एक लीव्स है, पत्ती है, ठीक है। अब ये पत्तियों में क्या है कि अगर मैं इस एरिया को जूम करूँ तो इस तरह का थोड़ा स्ट्रक्चर दिखेगा, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि मान लो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर mm का मतलब एक एरिया लिया है, तो इस एक स्क्वायर mm में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो उसी के एवरेज नंबर को हम स्टोमेटल नंबर बोलते हैं। अब जैसे मान लो टोटल हमारा यहाँ पे ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता पता है, तो मान लो 1 स्क्वायर मीटर से हमारा 40-50 जो भी निकला, उसमें सबका हम एवरेज देखेंगे कि भाई कितना एक्चुअल में 1 स्क्वायर मीटर में कितना मात्रा में हमारे स्टोमेटल नंबर लगते हैं, उसी को हम स्टोमेटा नंबर बोल देते हैं। यानी कि कितने स्टोमेटा, आप जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, तो यहाँ 4-5 थे, तो ये इसका एक्चुअल में नंबर हो जाएगा स्टोमेटा का, ठीक है। अब यहाँ पे निकाला जाता है स्टोमेटल इंडेक्स। तो ये क्या होता है कि स्टोमेटल इंडेक्स इज द परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मस सेल। अब देखो ये जो पूरी की पूरी हमारी ये ना लीव्स है, वो एक एपिडर्मस सेल से मिलकर बनी होती है। अब इसमें ये मान लो एक एरिया को अगर मैं उठा लूँ तो इसको मैं स्टोमेटा बोल देती हूँ। अब स्टोमेटा के अंदर क्या है, 4-5 हमारे छोटे छोटे मतलब स्टोमेटा ये आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ यही पूछा गया है कि कितने स्टोमेटा ने एक्चुअल में मिलकर हमारी पूरी एपिडर्मल सेल को बनाया है। यानी कि एक के अंदर 4-5 है, तो टोटल कितने स्टोमेटा लग रहे हैं जिन्होंने इसको मिलकर बनाया है। तो इसी को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है कि स्टोमेटल नंबर, यहाँ पे इंडेक्स बोल देते हैं, इज इक्वल टू एस, जो हमारा स्टोमेटल नंबर निकलेगा, ऊपर हमारा ये था, अपॉन नीचे ई प्लस एस, यानी कि जो स्टोमेटल नंबर निकला वो, और यहाँ पे जितनी हमारी एपिडर्मल सेल है नंबर ऑफ वो, ये सारा लगा के फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा ये परसेंटेज में निकल आता है स्टोमेटल इंडेक्स। अब जो ई के एक स्टोमा है हमारा, उसको एक सेल की तरह हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो एस हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट, यानी कि टोटल हमारे कितने नंबर स्टोमेटा होंगे वो यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ टोटल काउंट करेंगे, यहाँ 100 से करेंगे, हमारा निकल आएगा। अब जो इंडियन सेना होता है हमारा, उसको हम 17 से 20 होता है कि एवरेज, और जो अलेक्जेंड्रियन सेना होता है उसमें लगभग 10 से 12 के बीच होता है। तो इसी से हम यहाँ पे ड्रग को अपने क्लासीफाई कर रहे हैं कि अगर मान लो किसी ड्रग की हमने स्टोमेटल इंडेक्स किया और हमें 17 से 20 मिला, मान लो, तो मतलब सेना का किया 17 से 20 मिलेंगे, भाई इंडियन सेना है ये। तो अब मान लो हमने किया और वो हमारा लगभग 11 निकला, 12 निकला, तो हम बोलेंगे ये तो अलेक्जेंड्रियन सेना है। तो इस तरह हम यहाँ पे क्लासीफाई या इसको आइडेंटिफाई वगैरह भी कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो स्टोमेटल नंबर समझ गए, स्टोमेटल इंडेक्स समझ गए। अब हमारी बारी आती है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के बारे में। तो ये क्या है ना, ये हमारा स्पेशल टाइप का एनालिटिक मेथड है। तो ये थोड़ा लॉन्ग में समझने वाली बात है, बस इतना समझ लो कि मान लो बाकी के हमारे सिस्टम फेल हो गए हैं किसी भी ड्रग की क्वालिटी या क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज करते हैं। ये मतलब एनालिटिक टेक्निक होती है इंपॉर्टेंट, और बेसिकली हमारे जो पाउडर ड्रग्स होते हैं ना, मतलब क्रूड होंगे लेकिन पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये केमिकल इस पर काम करते हैं। और सिंपल देखा जाए इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग N इंटू W इंटू 94,000 अपॉन S इंटू M इंटू P इज इंटू 100। अब यहाँ पे जो N है वो हमारा होता है नंबर ऑफ सैंपल पार्टिकल इन अराउंड 25 फील्ड। इसको थोड़ा लॉन्ग में देख लेना और ये याद कर लो भाई, थोड़ा बहुत चलता है। W होता है वेट ऑफ लाइकोपोडियम इन mg। S हमारा होगा नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर हमारे कितने इन सेम फील्ड। M हमारा सैंपल वेट, और P हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल प्रेजेंट इन पर mg ऑफ ड्रग सैंपल। तो ये पूरा आप यहाँ पे देख लेना। अब ये मत बोलना सर आपने अच्छे से नहीं किया, भाई 2 नंबर है इसको लॉन्ग में। मैंने जो आप लॉन्ग वीडियो अगर आपने देखी होगी पूरा सिलेबस वाइज, तो उसमें मैंने, ये टॉपिक इतना लॉन्ग नहीं होगा लेकिन वो वीडियोस को हम लॉन्ग बोलते हैं, तो उसमें आप जाके देख लेना, ये वाला अच्छे से मैंने कराया हुआ है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पेलिसैड रेशियो के बारे में। तो सिंपल क्या है कि इट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेलिसैड सेल बीनीथ द एपिडर्मल सेल। अब जैसे हमारी कोई भी एपिडर्मल सेल है, तो एपिडर्मल के सेल के नीचे जस्ट हमारे जो है पेलिसैड सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि मान लो हमारी एक अगर एपिडर्मल सेल है, तो उसके जस्ट नीचे कितने मात्रा में, यानी कि एवरेज नंबर कितना होगा पेलिसैड सेल के बारे में। तो पेलिसैड सेल एक्चुअल में जो हमारी पूरी लीव्स की जो एपिडर्मल सेल्स है उनके जस्ट बीनीथ, देखो बीनीथ का मतलब क्या होता है कि चिपका हुआ है। जैसे मान लो ये है, अब ये मेरा हाथ अभी जमीन से उठा है, तो अगर मैं इसके नीचे ये पेन से लगता हूँ तो ये होगा अंडर। लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये पेंसिल अब मैं इसको ऐसे कर दूँ तो अभी भी अंडर है, लेकिन ये जब बिल्कुल इससे टच है ना, तो इसको हम बीनीथ बोल देते हैं, यानी कि पेंसिल इज बीनीथ माई हैंड, यानी कि मेरे हाथों के जस्ट नीचे है, चिपकी हुई है। तो बीनीथ का मतलब क्या है कि जो एपिडर्मल सेल है उसके जस्ट नीचे हमारे ये सेल चिपके होते हैं, इसको हम पेलिसैड सेल्स बोल देते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे हमारा डिजिटैलिस पurpurea, इसका 3.7 से 4.2 के करीब है, और जो धतूरा स्ट्रैम है वो बना 4 से 7 के बीच में है। यानी कि सिंपल है कि मान लो एक एपिडर्मल सेल है, तो उसके नीचे लगभग 4 से 7 हमारे ये वाले सेल, मतलब इसके अंदर पेलिसैड सेल हमारे प्रेजेंट होंगे।
दोस्तों तो आपको जो एग्जाम्पल वगैरह है ना भाई, इसको याद रखना है, क्योंकि भाई 2 नंबर का आएगा मान लो, तो आप केवल अगर इसको लिख के आता होगा तो थोड़ी मिलेगा। तो आपको अगर एक आध एग्जाम्पल याद है तो आपको वो नंबर 1.5 या 2 आराम से दे देते हैं। अब बात करते हैं गिव मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। तो जो हमारे ड्रग्स है ना, क्रू ड्रग, उनको इवेल्युएट हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, हमारी एक आती है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, को हम मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक में बेसिकली हमारे वो प्रॉपर्टीज आती हैं जिनको हम छू के, देख के, इन सबको पता कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी ड्रग है तो उसको एक तो स्मेल करके कैसा क्या है, उसका टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, और उसका टच वाला सेंस यानी कि टेक्सचर क्या हो जाएगा। तो जो ऐसी प्रॉपर्टी जो हम खुद से ऑर्गेनोलेप्टिक होती है, ऑर्गन के द्वारा सेंस करना है, यानी कि हम ऑर्गन से जो कर सकते हैं, जैसे टंग से टेस्ट करना, नाक से हम स्मेल कर सकते हैं, हाथ से हम उसको छू के देख सकते हैं टेक्सचर। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इसको जब हम हाथ इनसे करेंगे इवेल्युएट, तो इनको हम ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूशन बोलते हैं। फिर हमारा आता है माइक्रोस्कोप एवेल्यूशन। तो इसको तो आपको पता ही है कि डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में जाके देखेंगे। फिर फिजिकली में हमारे फिजिकली उसको मतलब पूरा देखना क्या कैसे है। केमिकली में हम उस पर केमिकल टेस्ट वगैरह अप्लाई करते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह होंगे। और बायोलॉजिकल में आपको पता ही है, सिंपली उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे हो गए इवेल्यूशन, इस तरह कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल्स में जाके आप देख लेना। फिर हमारी बात आती है टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन के बारे में। तो ये कितने टाइप्स का होता है, बेसिकली 2 तरह की हमारी एडल्ट्रेशन होती है। एक होती है डायरेक्ट, होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमारी होती है इंटेंशनल, यानी कि किसी ने जानबूझ के बदले, कोई चोरी कर रहा था तो उसने क्या किया, या कई बार दुकानदार क्या करते हैं, बासमती राइस लेके आते हैं 80-90 रुपए किलो। अब क्या करेंगे, उसी बासमती में थोड़े बहुत देसी वाले जो 30-40 वाले हैं ना, वो मिला देंगे। अब मान लो 10 किलो में उन्होंने 2 किलो मिला दिए, और उसके बाद सारे के सारे को 90 रुपए में बेच रहे हैं। पता भी नहीं चलेंगे 2 किलो, और भाई 90 रुपए में चल रहे हैं। तो वो एडल्ट्रेशन है, लेकिन वो डायरेक्ट है, क्योंकि भाई जानबूझ के कर रहा है, तो वो इंटेंशनल हो गई। अब इट इज डन इंटेंशनली, विच यूजली इंक्लूड प्रैक्टिस इन विच एन हर्बल क्रूड ड्रग इज सब्स्टिट्यूटेड पार्शियली फुल्ली विद अदर इंफीरियर प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी हमारा अच्छा है उसको खराब प्रोडक्ट से मैच कर दिया गया, या मिक्स कर दिया, या बदल दिया गया। इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे अगर जानबूझ के, यानी कि इंटेंशनली कोई करता है। तो अनइंटेंशनली क्या है कि जो एडल्ट्रेशन हो गई वो पता नहीं चला, धोखे में हो गई। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मान लो आप लोग कभी खाना बनाते हो, या आपके घर पे कभी कोई खाना बनाता है, कभी कभी खाने में आपको बाल वगैरह मिल जाता है। अब कोई अगर खाना खा रहा होगा तो थोड़ा सा बुरा लगेगा उसको। तो मान लो कभी बाल वगैरह मिलता है, तो क्या कोई बाल जानबूझ के डालता है? नहीं ना, वो धोखे से ही तो पड़ जाता है। तो ऐसे हमारे कहलाते हैं अनइंटेंशनल इरिटेशन, यानी कि ये धोखे में हो जाते हैं। अब ये इसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं होता। अब ये समटाइम क्या होता है कि भाई लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो जाता है, जो काम करने वाला बंदा इन सब में थोड़ा बहुत बढ़ा के रख लेना, कई बार सप्लायर से एक्सीडेंटली हो जाता है। तो ये सब होता रहता है। अब हमारा एक टर्म आता है गम्स एंड म्यूकुलेस, इसको डिफाइन करो। तो गम्स एंड म्यूकुलेस हैव सिमिलर कंस्टिट्यूएंट एंड आर हाइड्रोलिसिस इलम मिक्सचर ऑफ शुगर एंड यूरेनिक एसिड। ये शुगर और यूरिक देते हैं। और सिंपल देखा देखो, जो गम्स है ना, जैसे कोई भी हमारा प्लांट है, तो उसमें जब कोई इंजरी वगैरह होती है तो तब हमारा ये गम निकलता है। अब जैसे अकेसिया हो गया, जैसे ट्रकेंथ हो गया, जैसे मान लो ये हमारे है, तो कई बार ऐसा होता है कट लगा देते हैं, तो वो जगह हमारी पेट से क्या है ऐसे निकलना शुरू हो जाता है, तो वो हमारा गम्स हो गया। म्यूकुलेस हमारे वो प्रोडक्ट है जो नेचुरली हमारे क्या है प्लांट के अंदर बन रहे हैं, और नॉर्मली बन रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है, नॉर्मल बन रहे हैं, जैसे हमारा अगार हो गया या फिर सेना हो गया हमारा। फिर हमने ये वाली क्लासिफिकेशन देख ही ली थी। अब हम बात करते हैं यहाँ 2 टर्म, वीन आइसोलेट नंबर और वीन टर्मिनेशन नंबर के बारे में। तो इसमें सिंपली क्या देखो, जो हमारी लीव्स होती है ना, सिंपली तो लीव्स में नहीं हमारी हल्की हल्की वीन्स पाई जाती हैं, तो उसकी जो स्ट्रक्चर ऐसे तरह आप देख रहे होगे, उसी को हम यहाँ पे वीन्स बोल देते हैं। तो ये जो हमारी वीन्स है ना, इन्हीं को हमें चेक करना होता है। तो आइसोलेट इज द एरिया सराउंडेड बाई वीन्स। अब मान लो कहीं पे कोई पर्टिकुलर एरिया मान लो ज्यादा वीन्स है, तो इस एरिया को मान लो हमने ऐसे ले लिया, तो ये एरिया हमारा क्या है, आइसोलेट कहलाता है। अब हमें यहाँ निकालना होता है वीन आइसोलेट नंबर। तो इट इज द नंबर ऑफ वीन आइसोलेट पर स्क्वायर एमएम ऑफ लीफ सरफेस। अब मान लो मैंने इस लीफ का 1 स्क्वायर एमएम का ये पूरा ले लिया, एक चारों हमारे ये 1 स्क्वायर एमएम, ठीक है, 1 एमएम पे हम लिया। अब इतने एरिया में हम देखेंगे भाई कितने नंबर ऑफ एवरेज हमारे यहाँ पे क्या आइसोलेट प्रेजेंट है। अब आइसोलेट बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम वो एरिया देखें, मान लो एक ये 3 जगह मिल गई, यहाँ पे हमारे वीन्स काफी ज्यादा दिख रही हैं, तो हम बोलेंगे कि इसमें हमारे 3 यहाँ पे क्या है वीन आइसोलेट नंबर होते हैं। तो इसी तरह का जो हमारा इंडियन सेना होता है उसमें 19 से 23 होते हैं, लेकिन जो एड्रेक्शन सेना है उसमें 25 से 30 है, यानी कि इसमें ये ज्यादा होते हैं। तो हम इस तरह से इनका डिफरेंस पता लगा सकते हैं। फिर आता है वीन टर्मिनेशन नंबर, वीटीएन। तो इसके द्वारा भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे जो मैंने आपको ये वीन्स दिखाई थी ना, तो जैसे मान लो वीन्स जा रही है, तो एक पॉइंट पे ये खत्म हो रही है, दूसरी गई ये इधर खत्म हो रही है, तीसरी गई इधर खत्म हो रही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस जगह पे क्या है ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे 4 वीन्स हमारी आके टर्मिनेट हो रही है, यानी कि खत्म हो रही है, इनका एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ से हम पता लगाते हैं कि ये हमारा का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो पता लगाती है कि टर्मिनेशन पैटर्न क्या है वीन्स का, यानी कि वीन्स किस तरह किस डायरेक्शन में खत्म हो रही हैं। और एक्चुअली हम देखते हैं कि भाई मतलब कितना, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है, वहाँ पे 3 वीन्स हमारी टर्मिनेट हो रही हैं, तो हम उसका वीटीएन क्या बोल देंगे कि उस जगह पे हमारे क्या वीटीएन 3 है। फिर मान लो कहीं पे 5 हो रही है, तो हम उसका वीटीएन 5 बोल देंगे। तो इस तरह हम वीन टर्मिनेशन नंबर को निकालते हैं, यानी कि ऐसी वीन जो हमारी होती है ना लीव की, वो कौन सी जगह पे जाकर टर्मिनेट हो रही है, और उस जगह पे कितनी लीव जाकर टर्मिनेट हो रही है, उसी को हम वीटीएन निकाल देते हैं।
चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट सेकंड के बारे में। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म। तो इसमें पहला आता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन हमारे पूरे इस वाले यूनिट का नाम भी है। तो कल्टीवेशन बेसिकली क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग द प्लांट्स बाय प्रोवाइडिंग ऑल फॉर्म ऑफ नेसेसरी रिक्वायरमेंट। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि जैसे मान लो हमें खेती करनी है, तो यहाँ पे क्या है कि हम स्पेशल टाइप से पूरा के पूरा फार्म मतलब पूरी फार्म कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, और वहाँ पे हम जानबूझ के यानी कि जो भी जरूरी रिक्वायरमेंट्स है ना वो हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कल्टीवेशन मतलब इंश्योर करता है कि जो भी आप खेती वगैरह कर रहे हो, जो भी प्लांट के लिए आप कर रहे हो, उसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी पूरी मेंटेन रहे, और इसके अंदर आप जो कुछ भी फसल वगैरह करते हो उसकी इंटेंसिव केयर और मैनेजमेंट की जाती है। अब शायद आप लोगों ने कभी देखा हो या नहीं देखा हो, मैंने ट्रेंड बहुत बार देखा है, कई लोग क्या करते हैं जैसे खेत करते हैं ना, तो कुछ स्पेशल जो फसल करते हैं उसमें पूरी साफ सफाई के बाद ना इसके ऊपर पूरा नेट सा भी लगा देते हैं। इस तरह पूरा नेट लगा देते हैं, भाई किस किस ने देखा है, पूरा इस तरह नेट लगा देते हैं ना, जिससे अंदर जो भी रहे ना मच्छर कीड़ा तक नहीं जा पाए, बहुत ही बारीक जाली हवा पहुंचती रहे और नीचे से मिट्टी सब मिलेगा, और पूरा इस तरह से उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा हम कल्टीवेट करते हैं अच्छे से। बाकी जितने भी आपको जो गार्डनिंग वाले मतलब मिल जाते हैं, जो पौधे वगैरह को रखते हैं, तो वो सारे के सारे कल्टीवेशन करते हैं। यानी कि वो क्या करेंगे, सारे फूल पौधों को बनाते हैं, देन उनको गमले के रूप में बेचते हैं। तो ये उनका काम हो गया, पर वो भी कल्टीवेशन करते हैं। तो कल्टीवेशन आपको समझ आ गया कि एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, उसको सारी की सारी जरूरी बातें दे के, और विद द इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट, क्वालिटी, प्योरिटी। इंटेंसिव का मतलब होता है इंटेंट है, यानी कि बंदा करना चाह रहा है, तो उसी से होता है। हमारा आता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, या इसको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी बोल देते हैं, दोनों बात एक ही है। तो सिंपली बोले जाए तो दीज आर दो सब्सटेंसेस विच हेल्प इन द प्लांट टू डेवलप इट्स। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारे प्लांट को ग्रो करने में, डेवलप करने में जिन मतलब हार्मोन्स या जिन प्रोमोटर्स के यूज लगता है, उन्हीं को हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन या फिर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स बोल देते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन आया कि भाई क्लासिफाई करो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स को। तो बंदे क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको डिफाइन कर देना है, क्योंकि अकेला नहीं हो पाएगा। देन लिखना है कि क्लासिफाई के रूप में हम इसको तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा होता है ऑक्सिन्स, एक होता है साइटोकाइंस, एक होता है गिबरेलिन्स। तो ये हमारे बेसिकली इसके टाइप्स ही होते हैं। अब एक एक करके अगर बात करें तो ऑक्सिन्स हमारा ये ऑक्सिन साइटोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ऑक्सिन क्या है कि इट ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑक्सियंस, यानी कि EIN है, और इसका मतलब होता है टू ग्रो। यानी कि सिंपली देखा गया है तो ऑक्सिन हमारे वो मतलब फेजर पार्ट है जो क्या कर रहा है, किसी भी प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प कर रहा है। इसके बाद ये मेजर प्लांट मतलब डिस्कवर किया गया था प्लांट के अंदर, इट इनहांस सेल एलोंगेशन। अब ये किसी भी प्लांट के अंदर क्या है, सेल एलोंगेशन करेगा, सेल को थोड़ा लंबा करना, और जो तना वाला पार्ट है ना उसको भी थोड़ा सा लंबा करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो लीफ की ग्रोथ है उसमें भी ये हेल्प करता है। बाकी फ्रूट वगैरह जो ग्रोथ है उसमें भी ऑक्सीजन हेल्प करता है। तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें सेल एलोंगेशन, स्टेम एलोंगेशन, प्रमोट सेल लीफ और फ्रूट के। अब इसका एग्जांपल हमारा आ जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, तो ये एक हमारा ऑक्सीजन का ही पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा आता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन बेसिकली क्या है, आपको नाम समझ रहेगा साइटोकाइनिन, यानी कि सिंपल देखा गया तो ये वो प्लांट हार्मोन है जो हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें, सेल डिवीजन में। अब आपको कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस तो आपको अगर याद होगा हमने HEP में पढ़ा था फर्स्ट में, कोई बात नहीं, बस इतना समझो कि ये हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब ये प्यूरिन रिंग मतलब कंटेन करता है, और इसके पास क्या है, एक्रोपेटल ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि पेट हमारा तो इस डायरेक्शन में ऊपर बढ़ना शुरू करता है। साथ में ये क्या करते हैं ना, वर्ड्स को भी रिलीव। बर्ड क्या होता है, जैसे आपने किसी तने में देखा होगा इतना थोड़ा सा गांठ सी निकलने लगती है, देन क्या होता है, यही से क्या होगा हमारे एक पूरे की पूरी शाखा निकल आती है, देन आगे जाता है वो और आगे बढ़ता है। तो ये हमारे साइटोकाइनिन की वजह से होता है। इसका एग्जाम्पल हमारा जियाटिन हो गया। फिर हमारा आता है गिबरेलिन। तो गिबरेलिन बेसिकली एक एंडोजीनियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, जो प्लांट के बिल्कुल अंदर रिलीज होगा। अब ये प्रमोट करते हैं हमारे ग्रोथ को, सीड जर्मिनेशन को, लीफ एक्सपेंशन को। इसके बाद हमारी फ्लावरिंग हो गई, सीड जर्मिनेशन, स्टेम एलोंगेशन, इन सब में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे जो लीव्स के पत्ते के साइज होते हैं स्टेम के, इन सबको भी ये हमारे बढ़ाता है। एग्जाम्पल इसका हो जाता है गिबरेलिक एसिड। अब आपको मैं बताऊं कि जो हमारे प्लांट के हार्मोन थे, ये तो ग्रोथ हार्मोन थे, जो हमारे प्लांट के हार्मोन थे ना ये वाले, ये प्लांट के टोटल 5 हार्मोन होते हैं। अब 3 मैंने आपको बता दिया, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, और ये तीनों के तीनों हमारे प्लांट मतलब ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, प्लांट को ग्रोथ करने वाले प्रोमोटर्स होते हैं। अब इसके ना 2 बचे, टोटल 5 होते हैं, तो 2 बचे, तो 2 हमारे होते हैं इनहिबिटर्स वाले। अब भाई कितने बच्चों को पता है, फटाफट बताओ और कमेंट्स में लिखो, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है ना उन्हें भाई एग्जाम देना है, तो वो भी इसको देखेंगे। तो 2 हमारे इनहिबिटर्स वाले भी होते हैं, उनका नाम आप यहाँ कमेंट करके लिखो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलीप्लॉइडी के बारे में। अब इसमें एक मजेदार क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पॉलीप्लॉइडी एक्चुअल में क्या होता है, अ सेल और ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज अ पॉलीप्लॉइडी। अब मान लो कोई सेल है उसके पास नॉर्मल होते हैं, लेकिन मान लो कोई सेल है उसके पास हमारे क्या है, पेयर यहाँ पे ज्यादा हो गए, मतलब जितना हमारा क्रोमोसोम का पेयर होना चाहिए, तो एक पेयर से ज्यादा पेयर उसमें जब प्रेजेंट होते हैं उसको हम पॉलीप्लॉइडी बोल देते हैं। अब जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम का है वो हमारा हर एक मतलब सिंपल से बात है,
कि जो भी हमारा क्रोमोसोम का नंबर होगा वो उसी मतलब स्पीसीज के कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे, जितना ज़्यादा भाई उतना ही समझ लो पॉलीप्लॉइडी ज़्यादा है वो, ठीक है। और इसको हम जीनोम बोल देते हैं। अब ये बेसिकली हमारे हर किसी ऑर्गेनिज्म के हर टाइप में देखने को मिल जाता है। तो सिंपल क्या है, पॉलीप्लॉइडी क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें दो या दो से ज़्यादा सेट हमारे क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। तो हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज द पॉलीप्लॉइडी। अब हम यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है कि हाउ कॉल्चिसिन प्रमोट या इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी, यानी कि इसने भाई इस पॉलीप्लॉइडी को कैसे कर दिया। तो ये क्वेश्चन ऐसे कई बार बन के आ जाते हैं, थोड़े बहुत रीजनिंग करने आना चाहिए, ठीक है। तो कॉलीचॉय क्या है कि जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो फिलामेंट वगैरह हैं, जो क्या करेंगे ऐसे मतलब जो हमारे क्रोमोसोम वगैरह नहीं, डिस्टर्ब वगैरह होते हैं, उनके साथ जाकर बाइंड कर जाएगा और उनको डिस्टर्ब कर देगा। इसकी वजह से क्या है कि जो हमारे क्रोमोसोम है प्रॉपर मात्रा में बट नहीं पाते और पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस हो जाती है। फिर हमारे क्या है कि जो ये कॉलीचिन है हमारे क्रोमोसोम की सेपरेशन को प्रिवेंट कर देती है, और जब क्रोमोसोम को सेपरेट ही नहीं होने देंगे तो क्रोमोसोम ऑटोमेटिक डबल हो जाते हैं। फिर एक और है कि हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, सेपरेशन में हेल्प करते हैं, तो इनको भी ये प्रिवेंट कर देंगे, जिससे जो हमारा सेपरेशन है वो यहाँ पर रुक जाता है। तो इस तरह हमारा कॉल्चिसिन क्या करता है, पॉलीप्लॉइडी को करता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा पहले प्लॉइड को डिफाइन कर दो, फिर कॉल्चिसिन के एक दो रीजन लिख दो कि ये प्रिवेंट करता है सेपरेशन को, और इधर ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूबुलिन से अटैच होता है, और इधर हमारा स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। तो इस तरह करके कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे म्यूटेशन के बारे में। तो सिंपल क्या है कि म्यूटेशन इज द परमानेंट अल्टरेशन इन द जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टर ऑफ एनी ऑर्गन। हमारा कोई प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो भी जेनेटिक है ना वो परमानेंटली अगर हमारा चेंज हो जाए, जैसे पहले के ज़माने से बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले सुना होगा पूर्वज हमारे कभी बंदर थे या उस टाइप के थे, अभी देख लो बिल्कुल सारे अलग आ रहे हैं, तो वो म्यूटेशन होती चली गई और पूरा सारा कुछ चेंज हो गया। अब ये हमारे एक न्यू जेनेटिक ट्रेड्स और चेंज मान कि पूरे कई होता है कि प्रजाति खत्म करके कुछ नया ही बन जाता है। जैसे कई बार सुनते हैं कि जो हमारी जो छिपकली है ना वो पहले के ज़माने का कोई डायनासोर वगैरह था, तो ये सब पूरा चेंज हो गया, ठीक है। बाकी ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो 3 तरह की म्यूटेशन देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इसको हम सिंपली इंटरब्रीडिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो डिफरेंट स्पीसीज के हमने यहाँ पे इंडिविजुअल्स ले लिए और उनकी आपस में ब्रीडिंग वगैरह करा रहे हैं, यानी कि मैटिंग करा रहे हैं, उनको आपस में मिला रहे हैं, एक तरह से रिप्रोड्यूस वगैरह करा रहे हैं, तो उससे हमें जो नई प्रजाति मिली उसको हम यहाँ पे हाइब्रिड बोल देते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 हमारे स्पीसीज अलग अलग मिली हुई है। अब उनके पास क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक कुछ डिफरेंट बन के आएंगे, दोनों से कुछ अलग आ सकते हैं या दोनों के मिक्स होके आ सकते हैं। अब क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी अलग निकलेगी। अब ये बेसिकली क्या है, क्रॉसिंग ओवर करते हैं 2 प्लांट ऑफ अपोजिट जेनेटिक, यानी कि प्लांट के 2 अपोजिट जेनेटिक लेंगे उनके साथ करते हैं। अब अगर एनिमल्स में देखा जाए तो आप लोगों ने खच्चर का नाम सुना होगा, एक घोड़ा और गधा मिलकर जब करते हैं तो खच्चर पैदा होता है, तो वो खच्चर भी एक तरह से हमारा हाइब्रिड ही होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं मेथड फॉर सीड प्रोपगेशन। सीड प्रोपगेशन सिंपल है कि जो हम अपने बीज वगैरह लगाते हैं ना, तो उसके क्या मेथड है। तो एक हमारा होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो इसमें सिंपली है कि हम क्या करेंगे, जो छोटे छोटे बीज है उनको इस तरह पूरा फैलाते चले जाते हैं, तो स्कैटर्ड यानी कि ऐसे फैलाएंगे और वो अपने आप लगते चले जाएंगे, ऊपर से पानी वगैरह है या गुड़ल देते हैं ट्रैक्टर से, हो जाता है सारा काम। अब इसका एग्जाम्पल हमारा लिनसीड होगा या फिर ईसबगोल वगैरह ऐसे ही लगाया जाता है। हमारा आता है डेबलिंग मेथड। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक साइज मतलब पूरा कर, एक हमने ऐसे स्पेस कर लिए, गड्ढे वगैरह कर दिए, गड्ढे वैसा हो जाता है ना, फिर इसमें क्या करेंगे, एक एवरेज साइज का हम सीड लेंगे और उस गड्ढे में लगाते चले जाएंगे और हमारा इस तरह ये पूरे के पूरे बीज लगाए जाते हैं। मिसलेनियस में हमारे और मेथड थे, आप देख सकते हो जाके लॉन्ग में। अब हमारा आता है डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन कौन कौन करता है फैक्टर अफेक्टिंग। तो हमारे यहाँ पे एल्टीट्यूड हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स और पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल। तो ये सारे फंडे सब थोड़ा ध्यान दोगे पता चल जाएगा। जैसे टेम्परेचर हमारा अफेक्ट करेगा, ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है, फिर फर्टिलाइजर आपको बताइए, पेस्ट मतलब यूज़ कर रहे हैं लेकिन इतना भी नहीं कि फसल ही मर जाए। फिर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, उपजाऊ जमीन है या नहीं है, बंजर जमीन पर डाल दोगे भाई फसल ही नहीं होगी तो उपजाऊ होना जरूरी है। फिर पेस्ट और पेस्ट कंट्रोल, यानी कि पेस्ट डालना है पहले लोगों को कीटाणु को मारने के लिए, फिर पेस्ट कंट्रोल की वो अपनी फसल को खराब ना कर दें, तो ये सारा देख के चलना पड़ता है। देन हमारा आता है व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट हार्मोन क्या होते हैं। तो मैंने बता दिया कि ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे किसी भी प्लांट में ग्रोथ के लिए और उसके कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये बेसिकली क्या है कि इसको हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी बेसिकली बोल देते हैं, फाइटो हार्मोन या ग्रोथ बायो रेगुलेटर्स भी बोल देते हैं। हम बात करते हैं आखिरी टॉपिक यूनिट का, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो जो हमारा कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी, जैसे आपने सुना होगा ना, इसको कंजर्व करो यानी कि उसको बचा के रखो। तो यहाँ सिंपल है कि जो हमारे मेडिसिनल प्लांट है ना वो डैमेज ना हो जाए, उनका भी हाल मतलब आज के ज़माने जैसे ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि इट इज़ अबाउट प्रिवेंटिंग डैमेज एंड लॉस टू अवर कल्चर हेरिटेज। जो हमारा कल्चरल वाला पूरा है इसी को पूरा प्रिवेंट करता है हम इसी की मदद से। और जो मेडिसिनल प्लांट है वो ग्लोबली
मतलब बहुत ज़्यादा आपको बताया कि द मेडिसिनल प्लांट ग्लोबली वैल्यूएबल सोर्स है हमारे पूरे उसके लिए, और वो धीरे धीरे हमारे डिसअपियर होते जा रहे हैं लार्ज स्पीड पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें बचाएं, कंजर्व करें, और जिससे हम उनकी यूज़ वगैरह बाकी ले सकें। बाकी उनसे सेल कल्चर वगैरह एनिमल कल्चर आजकल ले रहे हैं, लेकिन फिर भी चलता रहे, तो इसीलिए हम उस पर प्रिवेंट करते हैं इंटेंसिव केयर और हैंडलिंग के साथ में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट 3 के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर वाला है ना, इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इसके टाइप्स पे से लेके सारे के ऊपर। तो एक बार ये आप देख लो, देखो ये मेरी लॉन्ग पीडीएफ मतलब पूरा सिलेबस वाइज है, तो कराया था। तो ये टाइप्स हमारे होते हैं कैलस, फ्लावर, एंथर, ये हमारे सारे कल्चर होते हैं। और इसके बाद इसका मतलब पूरा का पूरा वो यहाँ पे प्रोसीजर था, जनरल प्रोसीजर क्या है, तो ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड हो ही जाते हैं, केवल फाउंडेन पे जाके कर लेना, और इसको छोड़ना मत। देखो सेल कल्चर वाला ना, ये मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग में देख लेना। तो इन सबको मैंने मतलब यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इसको आप लॉन्ग में देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक तरह से मैं सिंपली आपको पूरा सेल कल्चर बता देता हूँ। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा एक प्लांट है पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये प्लांट हमारा एक सिंगल है मान लो। अब मुझे डर है कि भाई ये प्लांट कहीं डैमेज ना हो जाए, अगर मैं इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो खत्म ना हो जाए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से प्लांट का एक छोटा सा कोई भी पार्ट ले लूंगा, भाई उससे पूरा प्लांट तो खत्म होगा नहीं। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल अपनी दुनिया बनाऊंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लांट को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, मान लो उसको यहाँ पे मिट्टी चाहिए, पूरा मिट्टी दे दी। उसके अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए प्रॉपर मात्रा में डाल दिए, पानी चाहिए पानी प्रॉपर डाल दिया। उसके बाद जो भी चाहिए जैसा एनवायरनमेंट, मान लो अगर अंदर वाला इंडोर है तो अंदर रख दिया, बाहर वाला है धूप चाहिए तो धूप प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह मैंने क्या किया कि उसको जितने भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थे जो उसको चाहिए, वो सारे के सारे उसको प्रोवाइड किए। और प्रोवाइड करके मैंने क्या किया, उस पार्ट वाले से मैंने यहाँ पे एक नया पूरा का पूरा प्लांट बना के तैयार कर लिया। अब क्या हो गया, ये तो मेरा भाई बच गया। अब जो मैंने यहाँ पे नया बनाया ना, देन मैं इसका यूज़ करूंगा, यानी कि जो भी मुझे एक्सपेरिमेंट करना होगा देन मैं अब इसके ऊपर करूंगा। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इसको कोई डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, क्योंकि मेरा ये सेफ है। मुझे फिर से क्या करना होगा, अगर कोई गड़बड़ होगी मैं इसमें से फिर से थोड़ा पार्ट निकालूंगा और यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर में नया सेल बना लूंगा। तो यही होता है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक हमारी इन विट्रो टेक्निक होती है। इन विट्रो का मतलब आप जानते हो कि यहाँ पे हम प्लांट के ऊपर डायरेक्टली कोई टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि प्लांट से कुछ पार्ट को बाहर निकालेंगे सेल कल्चर, और उसके ऊपर सारा कुछ परफॉर्म करते हैं। तो एक इन विट्रो टेक्निक है, इनमें हमारे क्या करेंगे, जो प्लांट्स है उसका एक क्लोन बना लेते हैं, और क्लोन बनाते हैं हम प्लांट सेल की मदद से, जो हमारा ये था, और एक नया क्लोन, इसका एक क्लोन सा हमने बना लिया, देन उसके ऊपर हम सारा अप्लाई करते हैं। तो जब प्लांट सेल या टिश्यू ये हमारा सबके लिए होता है, ऑर्गन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, सूटेबल न्यूट्रिशनल कल्चर मीडियम प्रोवाइड करके हम उसको बना लेते हैं। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम अ सिंगल और स्मॉल पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट सच एज सीड्स, एम्ब्रियो, रूट। तो इन सबके हम जो है प्लांट टिश्यू के लिए बना सकते हैं। तो एक फायदा ये भी है कि हम इसके अंदर बेसिकली इनको टेस्ट के लिए बना रहे थे, लेकिन हम क्या करें, एक छोटे से पार्ट से एक नया प्लांट भी बना सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर। फिर देन हमारे रही टोटीपोटेंसी। तो ये क्या होती है कि द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू डेवलप न्यू होल प्लांट, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये मैंने किया तो हर एक प्लांट कर देगा। जो हमारे प्लांट टोटीपोटेंसी शो करते हैं वही कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कुछ प्लांट है कि अगर हम उसका कोई वन सेल या छोटा पार्ट निकालते हैं, देन उनमें ये एबिलिटी, उनमें ये ताकत है कि फिर से वो क्या कर सकते हैं, डेवलप करके अपने एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो यही टोटीपोटेंसी होती है। तो जो प्लांट जो कल्चर है ना, ये टोटल हमारी सी टोटीपोटेंसी पे बेस्ड होता है। नाम इतना गंदा सा है कि जो प्लांट्स हमारे इसको शो करेंगे ना, वही हमारे यहाँ पे क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर के तहत अपने छोटे से पार्ट से नया सेल बन के तैयार करेंगे। देन हमारा आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इनऑर्गेनिक साल्ट चाहिए, ऑर्गेनिक साल्ट चाहिए, इसमें कार्बन सोर्स हो, फिर हमें सॉलिफाइंग एजेंट चाहिए, एंटीबायोटिक, पीएच इनको हम यूज करते हैं मेंटेन करने के लिए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे यहाँ पे मान लो पूरा नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम हो गया। माइक्रो जो हमें थोड़ा कम मात्रा में चाहिए, मैक्रो थोड़ा ज़्यादा, माइक्रो कम में, तो इसमें हमारा आयोडीन हो गया, यहाँ पे कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैंगनीज हो गया, हमारा आयरन हो गया और जिंक हो गया। तो ये सब हमारे इसमें चाहिए। ऑर्गेनिक में हमारे विटामिन हो गए, तो विटामिन आपको बताइए, विटामिन ए भी ये सब हो गए। कार्बन, ये तो भाई प्लांट के अकॉर्डिंग होगा। बाकी कार्बन एनर्जी सोर्स हमको चाहिए, एटीपी वगैरह पूरा, और ग्रोथ रेगुलेटर्स हमको चाहिए, साइटो हार्मोन्स होते हैं, इनको हम आगे देखने वाले हैं। तो ये सब हमको यहाँ पे चाहिए होता है। सर्टिफाइड एजेंट्स अगार वगैरह यूज करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह थोड़े बहुत डाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा सीरीज का। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं अपने गिव एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या क्या फायदे होते हैं, बेसिकली उसकी एप्लीकेशन है। तो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, यानी कि जो भी हमारे जेनेटिकली हम उसको मॉडिफाई करके नए प्लांट बन रहे हैं वो हो गया। और उसके
उसके बाद हम कर सकते हैं कि जो रेयर स्पीसीज हैं यानी कि जो खत्म होने वाली आजकल नहीं देखने को मिल रही, हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि इसी के थ्रू हम उनकी नई कॉपीज बना के उसको कंजर्व कर सकते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक लिए रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम किसी भी प्लांट के ऊपर जो टेस्ट करते हैं तो उसकी रेस्पायरेशन मेटाबॉलिज्म को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो कोई भी हमारे प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स फ्री प्लांट, यानी कि मान लो किसी में हमारा माइक्रोब लग गया तो हम उस प्लांट का कोई ऐसा हिस्सा लेंगे जहाँ माइक्रोब नहीं है, देन उससे हम नया प्लांट बनाएंगे तो उसमें माइक्रोब्स नहीं होगा, तो हमने यहाँ माइक्रोब्स फ्री नया बना लिया जिससे कोई बीमारी उसमें नहीं होगी। देन हम यहाँ पे प्लांट का क्लोन बना सकते हैं, नई प्रॉपर्टीज के साथ बना सकते हैं। उसके अलावा साइटो कंस्टिट्यूट की अमाउंट भी हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो बहुत से हमें प्लांट्स हैं, जैसे एग्जांपल मान लो कोई आम का पेड़ है, वो हमें भाई आम दे रहा है, हमने क्या किया उस आम के पेड़ की गुठली को लगा के हमने दूसरा एक और आम का पेड़ ग्लो बना दिया, हमें एक पेड़ जितने दे रहा था दो पेड़ ज्यादा देगा। सेम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइटो कंस्टिट्यूट जो हमको प्लांट से मिलते हैं, हम नए नए प्लांट्स बनाएंगे तो उससे हमें और ज्यादा ये देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ इसके एप्लीकेशंस हो गए। अब हम बात करते हैं कि एडिबल वैक्सीन हमारी एक्चुअल में क्या होती है। तो देखो एडिबल का सिंपल मतलब है जिसको हम खा सकें, और वैक्सीन का सिंपल मतलब है जो किसी भी मतलब जैसे कोई बीमारी होने वाली है, कोई वायरस बैक्टीरिया किसी होने वाली है तो उससे प्रिवेंट, मोस्टली हमारे वायरस के लिए ही वैक्सीन दी जाती है, पर ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया के लिए नहीं होती, उनके लिए भी होती है, ठीक है। तो वायरस के लिए मेनली हमारी ये दी जाती है। तो दीज आर दोज वैक्सीन विच कैन ईट, जिन वैक्सीनों को हम खा सकते हैं, मतलब वो इंजेक्शन या इनके द्वारा नहीं लगाई जाती, हम इनको डायरेक्टली खाकर ही इस्तेमाल करते हैं। तो एडिबल वैक्सीन हमारी ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं बेसिकली, और एनिमल बेस्ड प्रोडक्शन मतलब ये बेसिकली होती है। और इनसे हम क्या करेंगे, ये इनको जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाके हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना उसके रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं, जिससे ये हमारी बाकी चीज़ों से लड़ सकें। अब इनके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट पाया जाता है और बाकी ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है बॉडी के उसको बढ़ा देते हैं। सिंपल फंडा है। एग्जाम्पल जैसे मान लो हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो इसके लिए हमारी वैक्सीन मतलब पूरी बनाई जाती है, और इस वैक्सीन को हम मान लो किसी पटेटो यानी कि किसी आलू के अंदर रख दिया, देन उस आलू को उबाल के हम खिला देंगे। उबालने के बाद ही रखना है क्योंकि भाई टेम्परेचर में खराब हो सकती है। तो जो हमारा आलू है उसमें इसको फंसा देंगे वैक्सीन को, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी में हेल्प कर सकते हैं। तो ये एडिबल वैक्सीन होती है हमारी, जैसे एप्पल में, सेब में, बनाना में, किसी में भी दी जा सकती हैं। देन हमारा आता है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर। तो ये आपको पता होगा कि ये हमारे बेसिकली जो टाइप्स ऑफ सेल कल्चर है ना हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर के, उन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो कैलस कल्चर और सस्पेंशन में क्या फर्क होता है ये समझ लो। अब जैसे कैलस कल्चर में क्या है कि जो हमारे अनऑर्गेनाइज और अनडिफरेंशिएट सेल मास है ना, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई प्लांट का हमारा कल्चर बनाइए, तो अब हमने उसका ऐसा पार्ट उठाया जो अभी अच्छी तरह से तैयार नहीं था, यानी कि उसका खुद का स्ट्रक्चर फंक्शन तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसको एज अ सेल कल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वही हमारा कैलस कल्चर कहलाता है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज और अनडिफरेंशिएट है, जो अच्छे से अभी डेवलप भी नहीं हो पाए हैं, हम उन सेल मास का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो सेल मास बोला गया, पूरा सेल नहीं बोला गया, थोड़ा सा मास होगा, उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे नए सेल मीडियम को बनाते हैं, उसको हम कैलस कल्चर बोलते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज अनडिफरेंशिएट होता है ना, इसी को हम यहाँ पे कैलस बोल देते हैं। सस्पेंशन में क्या आता है कि इसमें हम क्या करेंगे, इट कंटेन यूनिफॉर्म सस्पेंशन ऑफ सेपरेटेड सेल इन लिक्विड मीडियम। कोई भी लिक्विड मीडियम मान लो ये हमारा लिक्विड है, उसमें हमने सेल को यहाँ डाल दिया, तो अब आपको पता है कि सेल्स हमारे जब ऐसे पड़े हैं तो वो सस्पेंशन की तरह पूरा बन जाएगा, ये हमारे सॉलिड, ये हमारे लिक्विड, तो इसी सस्पेंशन बन जाएगा। देन इसमें जो हमारे ये सेल धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेंगे, इसी को हम सस्पेंशन कल्चर बोल देंगे। एक हमारे यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट मतलब टाइप से आता है, तो इसमें क्या सेल वाल नहीं होती जिन सेल के पास, उनका हम ये परफॉर्म करते हैं। बाकी जो हमारा कैलस कल्चर है देखो, उसमें हमारा कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था, तो ये हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस की मदद से पूरा डेवलप होता है, यानी कि पहले जो इसके ऑर्गन वगैरह बनेंगे सेल्स के, देन जाके आगे कुछ होता है। और ये बेसिकली हमारा डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि बना बनाया फीटस है, देन वो हमारा डिवाइड होता जा रहा है 1 से 2 में। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट 4th एंड 5th के बारे में। तो देखो ये दोनों यूनिट मैंने वैसे अभी अभी कराई हैं, तो आपको ये पूरी तरोताजा याद होंगी और सारा कुछ आपको पता भी होगा। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पहला आता है कि व्हाट आर द रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन एलोपैथी में क्या रोल है। तो ये मैंने बता दिया कि नई ड्रग जो भी हम डेवलप करते हैं उसमें हमारी हेल्प करेगा, जो नेचुरल सोर्स से करेंगे। फिर ये हमारे जो पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करेगा, और बेसिकली क्या है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उनको समझने में हेल्प करेगा। उसके बाद मान लो कोई हमारा हर्बल प्रोडक्ट है, क्योंकि हर्बल भी हमारे एलोपैथी में आ रहे हैं, कुछ कुछ इनकी मदद से बनाए जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी कंसिस्टेंसी को पता करेगा। इसके बाद कई बार जो नया ड्रग हम बनते हैं ना, उसकी डेवलपमेंट में हमारी फार्माकोग्नोसी काफी ज्यादा हेल्प करती है। और इसके बाद जो हमारे प्लांट बेस्ड की थेरेपी होती है, जो एलोपैथिक मेडिसिन में दी जाती है, उसके भी सपोर्ट यूज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन आता है वाटर यिंग एंड योंग। क्या होते हैं, यिंग एंड यांग होगा ये। तो ये हमारा जो चाइनीज सिस्टम है ना, उसका एक प्रिंसिपल होता है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये अपोजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारा अपोजिट बैलेंस है ना, उसको बैलेंस बना के रखें। अब जैसे मेल एंड फीमेल है, तो अगर ये दोनों आपस में बैलेंस बना के रखेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। डे एंड नाइट अगर बैलेंस बना के रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। अगर इनका बैलेंस बिगड़ता है तो गड़बड़ होगी। मान लो दिन का भी
ज़्यादा होने लगता है, नाइट कभी बहुत छोटी होने लगे तो आपको दिक्कत, आप सो नहीं पाओगे। रात बहुत बड़ी है, दिन है तो आप काम नहीं कर पाओगे अपना, रात में सोते जा रहे हो, तो ये दिक्कत हमारी हो सकती है। उसी तरह मेल फीमेल दोनों अगर सही से रखें, अगर कोई किसी पे भारी पड़ गई या कोई किसी पे भारी पड़ गया तो भाई लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड डिस्क्राइब द वर्ल्ड, ह्यूमन नेचर एंड यूनिवर्स, यानी कि सिंपली बताया गया कि ये जो पूरे डे नाइट का चक्कर है, ये अपोजिट का जो चक्कर है, ये हमारे पूरे वर्ल्ड को, पूरे ह्यूमन नेचर को, पूरे यूनिवर्स को मतलब समझाने का एक तरीका है, और इसी के बैलेंस से हमारी सारी दुनिया चल रही है। अच्छा है, कोई बात नहीं है। फिर हमारा आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब देखो मेन सिस्टम को यहाँ पे हमने सिंपली क्या है कि आयुर्वेदिक सिस्टम एक तरह से मान लो, यहाँ पे मेन सिस्टम तो लिख के नहीं आता, लेकिन अगर लिख के आएगा तो आयुर्वेदा बोल देंगे। तो आयुर्वेदा सिस्टम है और इसका प्रिंसिपल हमारे बेसिकली 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला होते हैं आयुर्वेद के हमारे पंचमहाभूता, फिर आता है त्रिदोष, फिर आता है हमारा गण रस सिद्धांत। हमारा ये गण नहीं है, गुण रस सिद्धांत है, ठीक है। बाकी एक बात मैं और बता दूं, अगर कभी एलोपैथी में, जैसे मैं भूल गया तो एलोपैथी में ये तो आ गया, लेकिन अगर कभी कभी एलोपैथी के बारे में आ जाए, सिंपल लिखना है, ये मॉडर्न सिस्टम है अपना, ये सारा कुछ चल रहा है, और एलोपैथी का प्रिंसिपल आपको बताए ये अपोजिट पे ज़्यादा काम करता है। जैसे हमारा एंटी हिस्टामिन हो गया, यानी कि हिस्टामिन को रोकने का काम, एंटी वायरल हो गया, कोई वायरस से बीमारी हो रही तो वायरस को रोकने का काम, तो अपोज करेगा। इनका मतलब क्या है, कोई अगर ये चीज़ दे रहा है तो हम उसका अपोजिट अगर दे देंगे तो उसको खत्म कर देगा। लॉन्ग में जाके आप अच्छे से देख लेना, वर्डिंग वगैरह मिल जाएगी। फिर यहाँ पे तीनों के बारे में थोड़ा बात करें तो पंच महातत्वों के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारी जो भी बॉडी है वो बेसिकली 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। अर्थ, वाटर, स्काई हमारा हो गया, तो अर्थ, वाटर, स्काई, एयर एंड फायर, तो ये हो गया। और इसको त्रिदोष को याद करने के लिए मैंने आपको बताया था केबीपी, यानी कि कफ, वात, पित्त, और इनको याद करने के लिए मैंने ए वास और यहाँ पे एफ डब्ल्यू बताया था, यानी कि के लिए हमारे ये दोनों, यानी कि अर्थ एंड वाटर से मिलकर बना होता है, वात से हमारे यहाँ पे एयर एंड स्काई हो गया, और पित्त से हमारे यहाँ पे फायर एंड वाटर हो जाएगा। तो इनसे मिलकर ये पूरा बना है। शॉर्ट में मैंने आपको सब बता दिया था। गुणरस सिद्धांत हमारा बेसिकली उस पर डिपेंड करता है, जैसे वीर्य, विपाका, इन सब पर डिपेंड करता है। तो ये आप यहाँ डिटेल्स में देख लेना। हमारा आता है कंपेयर करो अश्व एंड अरिष्टा को, यहाँ सिंपल सा फंडा है। तो देखो अश्व एक हमारी लिक्विड प्रिपरेशन है, और ये हमारी हर्बल एक्सट्रैक्ट यानी कि शुगर और जैगरी के द्वारा बनाई निकलती है। ये हमारी डाइजेस्टिव इशू और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और इन सब में हेल्प करेगी। एग्जाम्पल जैसे हमारा 10 मूलर स्टेम हो गया, नाम ऐसे ही मिलेंगे, 10 मूलर स्टेम हो गया, ये हमारे डाइजेस्टिव इशू इन सब में हेल्प करता है। फिर हमारी जो अरिष्ट है वो भी एक लिक्विड प्रिपरेशन है, और ये हमारी शुगर जैगरी के हर्बल एक्सट्रैक्ट के द्वारा बनाई जा रही है। बट इनमें क्या है कि इनमें हाइयर एल्कोहल कंटेंट है, यानी कि जो हमारे ये सेम है, ऊपर का सब सेम था तो उसमें हमारा एल्कोहल नहीं था, इसमें हाइयर एल्कोहल का कंटेंट है। और ये क्रॉनिक कंडीशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इम्यून सपोर्ट इन सब के लिए, और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा कुमार या सभा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो नाम ऐसे ही आपको मिलेंगे। हम बात करते हैं, बाकी ये दोनों प्रिपरेशन हमारे आयुर्वेद की है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं व्हाट आर एल्कलॉइड्स। तो एल्कलॉइड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, तो ये हमारे नेचुरल ऑक्यूरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें बेसिकली हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो एल्कलॉइड्स यहाँ मतलब आता है, वहाँ आता है नाइट्रोजन, और ये एल्कलॉइड्स हमारे मोस्टली जो है मतलब नाइट्रोजन से ही, मतलब जो हमारे अमीन होते हैं ना, उनसे ड्राइव किए जाते हैं। अब इनकी एक और खासियत क्या होती है, जैसा कि मैं आपको इनके टाइप भी बता देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहले हमारे आते हैं ट्रू, फिर हमारे यहाँ पे आते हैं ट्रू के बाद हमारे प्रोटो एल्कलॉइड्स आते हैं, और लास्ट में हमारे आते हैं सूडो। तीनों में क्या था, जो ट्रू वाले थे वो हमारे क्या है, इनके रिंग के अंदर हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और इसमें हमारा क्या होता है, सिंपली देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गया, और ये हमारे अमीनो एसिड से ड्राइव किए जाते हैं। ओके, प्रोटो हमारे क्या होते हैं कि भाई ये हमारे जो नाइट्रोजन है ना, वो हमारा इसमें क्या होता है, रिंग के बाहर होता है, यानी कि आउटसाइड होता है हमारा, ठीक है। और इसमें भी हमारा जो अमीनो एसिड है उसके द्वारा ड्राइव किए जाते हैं। लेकिन जो थर्ड सूडो में बात करें तो एन हमारा क्या, रिंग के इनसाइड होगा, लेकिन ये हमारे अमीनो एसिड के द्वारा ड्राइव नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको सूडो या फिर नकली एल्कलॉइड्स बोला जाता है। देन आता है गिव 2 ईच एग्जांपल ऑफ प्रोपेनॉन एल्कलॉइड्स एंड सेपोनोन को, इन दोनों का लिखो, मतलब क्लासिफाई आप देख लेना। तो प्रोपेनॉन का हमारा एग्जांपल जैसे एट्रोपिन हो गया, इसका पेलोनिन हो गया, और सेपोनिन का हमारा हो जाता है सेपोनिन या फिर जिंजिसोनाइड हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं व्हाट आर फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, और उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात करो। तो फ्लेवोनॉइड्स हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सिंपल सा बात है, विच आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसमें लगभग 15 कार्बन का पूरा स्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। बाकी इसका एग्जाम्पल हमारा कैटचिन हो गया। इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमारे शिनोडा टेस्ट हो गए, फेरिक क्लोराइड हो गए, या वेनिल हो गए। अब ये सब मैं यहाँ करा सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने यूनिट 4th एंड 5th कराई है, शॉर्ट में कराई, तो उसको जाके देख लेना। इन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को थोड़ा सा आप जाके देख लेना। बाकी इसके अलावा आपको 2 नंबर में जैसे ग्लाइकोसाइड्स हो गया, ये हमने नहीं देखा, टेनिन, रेजिन, बोल्टा, ये 4 हो गए। तो थोड़ा सा दया भाव खाओ यार, मुझ पे भी थक गया हूँ। रात के कितने 2, 2:30, पौने 3 करीब बजने वाले हैं भाई। लगातार अब नहीं बन रही वीडियो, 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अगर पूरी वीडियो नहीं देख सकते, टाइम कम है, तो यूनिट 4th के जो आखिरी के में जाओगे ना, आखिरी 10 मिनट होंगे, वहाँ पे मैंने इन्हीं सब के बारे में बात की है, तो इनको थोड़ा देख लेना। इसके आइडेंटिफिकेशन 2 नंबर में भाई कई बार पूछ लेते हैं यार, मैं क्या करूँ, तो ये सब आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत सबके बारे में देख लेना। हमारी
हमारी आखिरी आती है यूनिट 5 के बारे में। तो इसमें भी हमारे काफी दम थे, तो इसको तो वैसे हमने अभी कर लिया था, लेकिन यहाँ मैं आपको करा देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वाला आप थोड़ा फंडा जाके देख लेना। अब हम बात करते हैं हेलोजेंस के बारे में। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे हेलोजिनेशन को कॉज करते हैं। और हेलोजिनेशन एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लो कोई बंदा कुछ फील कर रहा है जो एक्चुअल में है नहीं, यानी कि वो कुछ इमेजिन कर रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ सोचने लग जाऊँ, एक्चुअल में है नहीं, किसी की मुझे आवाजें सुनाई देने लग जाए, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यही हमारा होता है हेलोजिनेशन एक्चुअल में। कि हेलोजिनेशन में क्या है कि कुछ बंदे को इमेजिनरी फील करने लग जाता है, इमेजिनरी सेंस हो रहा है जो एक्चुअल में होता नहीं है। और ऐसे सब्सटेंस जो इसको कॉज करते हैं उसको हम हेलोजेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा बेलोडोना हो गया या फिर धतूरा हो गया। इनको कहते हैं ना धतूरा, जैसे एकदम मतलब जहर माना जाता है। और कहते हैं ना धतूरा खा के पागल हो जाता है बंदा, यानी कि कुछ भी दिखाता है, ये सब नशा होने लगता है। देन हमारे आता है टेरोटन। ये हमारे वो सब्सटेंस है जो केमिकल फिजिकली कैसे भी हो सकते हैं, और ये बेसिकली बर्थ डिफेक्ट कॉज करते हैं या कोई अबनॉर्मिटी कॉज करेंगे। जैसे हमारा एल्कोहल या फिर निकोटिन हो गया। अब जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, तो उनमें जो बच्चा होता है तो वहाँ से प्लेसेंटा बैरियर के थ्रू जो भी मतलब फीमेल खाएगी वो सारा सारा बच्चे के पास पहुंचते हैं, मदर से बच्चे के पास पहुंचता है। तो अगर कुछ वो ऐसा एल्कोहल हो गया, निकोटिन या ऐसा कुछ खाते हैं तो वो बच्चे को नुकसान करेगा और बच्चे में अबनॉर्मिटी कॉज हो सकती है। तो उन्हीं को हम यहाँ पे टेराटोजेंस बोलते हैं जो इनको करेंगे। और इस पूरे फंड को हम यहाँ पे जो है टेराटेरोजेनेशन बोलते हैं, यानी कि जिसके थ्रू ये हो रहा होता है। देन हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस के बारे में, जूट, कॉटन, हेम के बारे में। तो जूट को हम यहाँ पे गनी भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज का कॉर्चोस ओलिटोरियस हो गया, जूट प्लांट, और फैमिलीज की मालवेसिया हो गया। यूजेस क्या है, ये मतलब क्लॉथ वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जूट के कपड़े देखे होंगे, जूट की कारपेट वगैरह, जूट के कर्टेंस वगैरह, चेयर कवर और पेपर प्रोडक्शन, इन सब में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन हम बात करते हैं कॉटन के बारे में। तो कॉटन को हम कपास भी बोलते हैं। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है गोगीपियम हिर्स्यूटम। ये कॉटन प्लांट है और इसको मालवेसिया फैमिली के अंदर ही आता है। ये भी यूज इसको सर्जिकल ड्रेसिंग, जैसे कपास का रुई क्या करती है सर्जिकल ड्रेसिंग में हो गया। फिर फिल्टर मीडिया कई जगह पे फिल्टर करने के लिए रुई का यूज करते हैं। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम आता है, पेपर प्रोडक्शन में काम आता है। फिर हम आता है हेम्प। हेम्प को हम यहाँ पे भांग भी बोलते हैं। तो भांग हमारी बेसिकली क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स हमारा होता है कैनाबिस सैटाइवा, हेम्प प्लांट है और ये कैनाबिनेसिया फैमिली होती है। यूजेस की बात करें तो ये हमारा टेक्सटाइल, क्लॉथिंग, रोप, इन सब में काम करता है। इसके बाद बात करें तो अर्थराइटिस और अस्थमा, मतलब इसमें ये हमारी हेल्प करता है, मतलब ट्रीट करता है इसमें। उसके बाद हमारी हार्ट प्रॉब्लम को भी ट्रीट करेगा। फिर हम बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल भी बताने हैं। तो देखो सिंपल सा फंडा है कि जब भी हमारी कोई दवाई बनती है तो केवल हमारा मेन एपीआई नहीं होता, उसके अलावा हमारे कुछ एक्सीपिएंट्स भी होते हैं। तो ये वही है कि आल्सो नोन एज एक्सीपिएंट। तो ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी प्रिपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब मेडिकेशन के साथ में। और ये बेसिकली क्या करेंगे, स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, लेकिन इनका खुद का कोई इतना मेडिसिनल यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आते हैं मतलब बेसिकली हमारी बायोटी और इनको इंप्रूव कर देते हैं। अब जैसे हमारा फिलर हो गया, बाइंडर हो गया या ल्यूब्रिकेंट वगैरह, ये हमारे हो जाते हैं। देन हम यहाँ बात करते हैं कि येलो एंड व्हाइट बीज वैक्स के बारे में बात करूँ तो देखो येलो जो बीज वैक्स है वो हमारी इट रिटेन इट्स नेचुरल येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी एंड वैक्सीन। जो येलो है थोड़ी सी इम्प्योर होगी तो उसमें जो नेचुरल येलो कलर है वो रहेगा। इसके बाद ये हमारी थिकर होगी और मोर बिस्कस होगी, ज़्यादा गाढ़ी होगी। इसके बाद ये कैंडल मेकिंग में और पॉलिश फार्मास्यूटिकल इन सब में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि कैंडल वगैरह बनाने में या फिर इन सब में। जो व्हाइट है वो हमारी प्रोसेस्ड करके उसकी जो इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव कर दिया जाता है और इसके बाद वो व्हाइट कलर हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर हो जाती है और मोर प्लायबल हो जाती है यूज़ वगैरह करने के लिए। बाकी इनका इस्तेमाल कॉस्मेटिक वगैरह में, फूड रैपिंग और टेक्सटाइल फिनिशिंग में किया जाता है। हमारा आता है बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज ऑफ, हमारे यहाँ पे ब्रोम, पेप्सिन और हनी के बारे में आता है। ये क्या है अभी देख लेंगे। तो ब्रोम लाइन हो गया, तो ये हमारा पाइनएप्पल प्लांट इसको बोलते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है हमारा एनानस कॉस्मोसिया, फैमिली हमारी होती है ब्रोनुलेसिया। यूज क्या होते हैं, ये हमारी एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और कैंसर ट्रीटमेंट, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा पेप्सिन आता है, तो ये हमारा क्या है, सुसरा कोफा और डोमेस्टिया, ये हमारी इसकी शिप के द्वारा मिलता है। शिप जो होती है भेड़, और उसके बाद फैमिली इसकी स्यूडैया होती है। यूज क्या है कि ये लेबोरेटरी एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी प्रोटीन्स के लिए। देन प्रोटीन कंटेनिंग फूड चीज, इन सब में इस्तेमाल करेंगे। देन जो डेफिशिएंसी हो जाती है ना गैस्ट्रिक सिक्रेशन, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे जहाँ पे आता है हनी, तो हनी का बायोलॉजिकल सोर्स होता है एपिस इंडिका, फैमिली होती है एपिडिया। यूजेस की बात करें तो ये हमारा एज अ लैक्सेटिव यूज करते हैं। उसके बाद हमारे कोल्ड और कफ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। देन हम बात करते हैं मैरिन ड्रग्स के बारे में। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये वो ड्रग्स या वो एजेंट्स हैं जो हमारे मैरिन सोर्स या ऑर्गेनिज्म के द्वारा ट्रीट किए जाते हैं। और ये तो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बोला कि लॉन्ग में आप देख ही लेना, इसका
एग्जाम्पल ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो फिश ऑयल के द्वारा हमें देखने को मिलता है। देन हमारे वही नोवल मेडिसिनल एजेंट है, तो ये हमारे वो नए ड्रग्स हैं जो हमारे मेन सोर्स के द्वारा इस समय किए जा रहे हैं। बाकी ये हमारे बहुत ही ज़्यादा थेरेप्यूटिक पोटेंशियल होते हैं जो काफ़ी डिजीज, कैंसर, इन सब तक में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कार्डियोवास्कुलर एजेंट में हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड इस्तेमाल किया जाता है। आल्सो ये हमारा एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह भी काम करता है। बाकी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अब ये जो हमारे क्वेश्चन है जैसे अकेसिया, हनी, पोपेन, कैस्टर ऑयल, बुल, जेलेटिन, बीज बैग, ट्रैगन, अगर तो इन सब के बारे में भी पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा इनको देख लेते हैं हम लोग। तो वैसे अभी अभी इसको यूनिट 5 में कवर किया था, 2 मार्क्स में तो कर रही है। तो अकेसिया आपको ज़्यादा कुछ इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, सिंपली क्या है अकेसिया है तो बायोलॉजिकल सोर्स हमारा अकेसिया अरेबिया हो गया, फैमिली लेग्यूमिनिया हो गया, और यूजेस हमारा बाइंडिंग एजेंट की तरह, एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करें अगार के बारे में, तो इसकी हमारी फैमिली यहाँ पे बायोलॉजिकल हो जाएगा जेलिडियम अमनेसिया, फैमिली हो जाएगी जेलिडेसिया। यूजेस की बात करें तो कल्चर मीडियम की तरह हम इसका मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सॉलिडिफाइंग एजेंट करता है, एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। ट्रैकेंथ की बात करें तो ये हमारा एज अ सस्पेंडिंग एजेंट की तरह काम करता है, डिमल्टेन की तरह काम करता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा एस्ट्रागैलस गिमिनिफर, और फैमिली हमारी होती है लेग्यूमिनोसिया। बाकी सब भी आप थोड़ा बहुत नजर डाल लेना। फिर हनी के बारे में, शहद के बारे में बात करें तो इसको मधु या शहद भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स होता है एपिस मेलिफेरा या एपिस इंडिका, फैमिली होती है एपिडिया, और यूज करते हैं इसको लैक्सेटिव की तरह, स्वीटनिंग एजेंट की तरह, कोल्ड कफ, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की तरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेलेटिन के बारे में। तो सिंपली ये हमारा क्या होता है, जो जेलेटिन है ना वो किसी भी स्किन टिश्यू से हमारी ड्राइव की जाती है, जो कोलेजन होता है ना उसको तोड़ तोड़ के। फैमिली होती है बॉबिडेरिया। अब इसको जो केमिकल ग्लूटिन होता है, और ये हमारे सॉफ्ट एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बनाने में हेल्प करता है। फिर हमारी पेपिन आता है, ये पपाया से निकाला जाता है। इसकी फैमिली हमारी होती है कैरी पापिया, सॉरी कैरीसेसिया, और हमारी वाइल का सोर्स है कैरीसा पपाया, और यूज किया जाता है इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स में, ऑइंटमेंट वगैरह प्रिपरेशन में, और टेंसिल को रिड्यूस करने के लिए। फिर हमारा साइटोपेप्टाइडेज है, ये हमारा सिल्क वॉर्म के द्वारा निकलता है, और ये हमारे बाउंड वगैरह हीलिंग इन सब में हमारी हेल्प करता है। कैस्टर ऑयल आपको पता होगा अरंडी का तेल होता है, कैस्टर ऑयल है, कंपनी से यूफोर्सिया, ये हमारी इसकी फैमिली हो गई, और ये सब इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे यूज सोप इंडस्ट्री, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा आता है चोल मोगरा का ऑयल, इसको प्लांट्स ऑयल, इसको हम जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो है हाइड्रोकार्पस ऑयल नाम से जानते हैं। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया हाइड्रोकार्पस एंथोनिया सीड्स की तरह, और इसकी फैमिली हमारी हो जाएगी फ्लोकॉर्ट्रासिया। अब इसकी जो मतलब यूज है वो मैंने लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा आता है बुलफिट, इसको हम बुल ऑफ सीप से मतलब बायोलॉजिकल सोर्स से प्राप्त करते हैं, लेनिन वगैरह, बॉबिडिया। अब इसका जो यूजेस है वो क्या है कि स्किन क्रीम वगैरह बनाने में, एमिलेंट बनाने में हमारी हेल्प करता है ये। चलिए, अब जब सारा कुछ करा ही दिया है तो इनका भी रिवीजन करा ही देते हैं कि ये जो हमारे जितने भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इनके आ जाते हैं ना 2 नंबर में, तो सबको थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कलॉइड्स के बारे में। तो ये मैंने आपको बता दिया था सारा। अब एल्कलॉइड्स के टाइप वगैरह बता दिए थे। अब एल्कलॉइड के बेसिकली 4 टेस्ट होते हैं, आप 1-2 याद रख लोगे बहुत है। तो पहला जो हमारा था ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट है ना, इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे हमारा कोई भी सब्सटेंस आप सबसे पहले लेंगे, उसको हम यहाँ पे रिएजेंट होगा पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, इसके साथ जैसे रिएक्ट करवा देते हैं ना, अगर हमारा रेडिश ब्राउन कलर मिल जाता है मतलब वो इंडिकेट करेगा कि एल्कलॉइड प्रेजेंट है, वरना नहीं है। मेयर में सिंपली क्या है कि हमारा मेयर रिएजेंट में सिंपली पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे और वो हमारा एल्कलॉइड जैसे रिएक्ट करेगा हमें क्रीम कलर का मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो हमारा एल्कलॉइड्स है। बैगनर्स में सिंपली हमारा क्या है कि जैसे हमारा आयोडीन और पोटेशियम दोनों का एक रिएजेंट होता है, उसको हम रिएक्ट कराएंगे एल्कलॉइड के साथ में, रेड कलर के मिलना चाहिए तो हमारा एल्कलॉइड्स है। हैगर्स में सिंपली हमारा पिक्रिक एसिड होता है, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे एल्कलॉइड के साथ में, या येलो कलर मिलना चाहिए, हो गया। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो सिंपली आपको बता दिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। और बेसिकली जो ग्लाइकोसाइड्स की खासियत क्या है, अगर आधा डेफिनेशन में, इसमें एक शुगर और एक नॉन शुगर दो मॉइटी पाई जाती हैं। जो नॉन शुगर है वो मेनली थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सारी बात बता दी मैंने। अब क्लासिफिकेशन में बात करें तो ये हमारे सी साहब भी अपनी लिंकेज के बेस पे कि शुगर नॉन शुगर कैसे मिक्स है उसके बेस पे कर सकते हैं, और ये मोनोसैकेराइड डाइसैक ग्लूकोज फैक्टर इनके बेस पे कर सकते हैं। अब इसके टेस्ट के बारे में बात करें जो आ जाते हैं यूजेज यहाँ पे देख लेना, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड ये लगभग सब में हमारे सेम ही आ जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात करें तो जो मॉलिश टेस्ट में क्या है, मॉलिश का जो रीजेंट है इसमें अल्फा नेता ये होता है, उसको जब हम सैंपल के साथ हीट कराते हैं तो हमें पर्पल कलर मिलता है जो इंडिकेट करता है कि भाई ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। फेलिंग टेस्ट में सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारे रिड्यूस के लिए, इसको छोड़ो, इसको देख लो, जो बेल्दी टेस्ट है ना, इसमें क्या है सैंपल लेंगे 2 ड्रॉप पिक्रिक एसिड के डालेंगे, सोडियम पिक्रेट को बाद में डालेंगे अलग बनाने के लिए। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ऑरेंज कलर मिलता है तो भाई ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, वरना नहीं है। बाकी 2 आपके लिए यहाँ पे बहुत होंगे। फिर हम फ्लेवोनोइड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसको डिफाइन करें तो शिनोडा टेस्ट है ना, इसमें जो सैंपल है उसको मैग्नीशियम में मिक्स कराएंगे, उसके बाद हम इसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे तो हमें रेड कलर मिलता है जो इंडिकेट करेगा कि भाई ये शिनोडा टेस्ट हमारा क्या फ्लेवोनोइड्स को इंडिकेट कर रहा है। फेरिक क्लोराइड में सैंपल को फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे, ग्रीन ब्लू इंडिकेट करेगा फ्लेवोनोइड्स के साथ में। अब ये बहुत सारे आते हैं, बस आप कलर याद कर लो कि फेरिक क्लोराइड में कौन सा कलर क्या इंडिकेट करता है। ग्रीन ब्लू हमारा फ्लेवोनोइड्स को इंडिकेट करता है। वेनिलिन में सैंपल वेनिल पिंक कलर हमारा इंडिकेट करेगा फ्लेवोनोइड्स को। फिर हम टेनिन्स के बारे में, इसके यूजेस हमारे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन सभी तरह काम करता है। हम टेनिन्स के बारे में बात करें तो ये हमारे बेसिकली फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं और सारी बात आपको पता है। बाकी हाइड्रो ये होता है। बाकी इसके अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात करें तो एक हमारा
हमारा आता है गोल्ड बीटा स्किन टेस्ट। इसमें जब सैंपल को स्किन के साथ कराएंगे तो व्हाइट ब्रिटल स्किन इंडिकेट करती है टेनिन्स को। फिर जेलेटिन टेस्ट हो गया, इसमें सैंपल जेलेटिन मिलाएंगे, प्रेसिपिटेट क्लाउडी प्लेसमेंट मिलता है। ब्रोमीन वाटर क्या है, टेनिन डीकलराइज कर देती है ब्रोमीन वाटर को। और इसके यूज देखा था एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, बाउंड हीलिंग, एंटी डायरियल, एंटीसेप्टिक, ये सब हमारे इसके यूज हो जाएंगे। रेजिन के बारे में बात करें तो इसमें 2 याद रख लो, फेरिक क्लोराइड। सॉल्युबिलिटी कर लो तो सिंपल है कि पानी में सॉल्युबल है, बाकी ऑर्गेनिक सॉल्यूट में सॉल्वेंट है। बाकी फेरिक क्लोराइड में क्या है कि रेजिन को फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा ग्रीन कलर को। अगर ग्रीन कलर करता है तो ये हमारा रेजिन हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। बाकी एसिड एनालाइड में क्या है कि सैंपल लो, 10 ml एसिटिक एनालाइड लो और फ्यू ड्रॉप डालो SeS4 के, पर्पल व्हाइट कलर अगर मिल जाता है तो इंडिकेट करता है हमारे रेजिन्स को, ठीक है। बाकी रेजिन्स के सिंपल यहाँ पे यूजेस मैंने आपको बता दिए। रेजिन्स हमारा अडेसिव की तरह, वाटर प्रूफिंग, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करें वोलेटाइल ऑयल की तरह, तो ये वो ऑयल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे उड़ जाते हैं। बाकी ये स्मेल भेजते हैं, अरोमा और फ्लेवर वगैरह अच्छा खासा इनमें होता है। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज, सिंपल क्लासिफिकेशन, ये सब आप देख लेना। बाकी मेन आइटम में देखा जाए तो 2 है, फेरिक क्लोराइड, सुडान टेस्ट। फेरिक क्लोराइड में क्या है सिंपली कि फिनोलिक कंपाउंड को अगर हम क्या करें इसके साथ फेरिक क्लोराइड करते हैं तो ये हमारा ग्रीन और ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है, ठीक है। ये भी जरूरी होता है कि ये टर्न हो रहा है कि आ रहा है। बाकी सुडान 3 में क्या है कि सैंपल हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे सुडान 3 का तो हमें रेड कलर इंडिकेट करेगा कि इसमें वोलेटाइल और हमारा प्रेजेंट है। और आखिरी में हम यहाँ पे बेनिलीन के बारे में देखें तो सैंपल लो, बेनिलीन लो, इसको आपस में मिक्स करा दो। अगर हमारा सॉल्यूशन रेड पिंक में हो गया तो समझ लो कि हमारे यहाँ पे वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा। तो ये थे हमारी सारी की सारी बातें। आई होप आपको ये सारा कुछ फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। अब सारे के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, ये भी हमने आपको करा दिया, ओवरऑल रिवीजन हो गया। अब भाई बताओ कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब अगर कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। आपसे बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।